कक्षा 12 वालों की हिंदी आरोह के काव्य भाग से रुबाइया यह कविता चल रही थी, जिसके रचनाकार हैं, यानी कविता को रचने वाले हैं फिराक गोरखपुर, और उनका मूल नाम यहाँ लिखा हुआ है रघुपति सहाय। आप लोगों ने कवि का सामान्य परिचय जान लिया था कल, और कुछ शब्दों का उनसे संबंधित भाषा में पहचान कराना भी मैंने आप लोगों को समझाया था। अब आज है इस कविता की पहली दो रुबाइयों की व्याख्या। कविता की पहली रुबाइयाँ इस प्रकार हैं, ये आप लोग देख रहे होंगे, हाथ में किताब है, स्पष्ट करा दिया है आप लोगों को। यहाँ पे इन दोनों रुबाइयों का संकेत एक साथ यहाँ लिखा हुआ है। यह है संकेत आंगन में और पिन्हाती कपड़े। इस विषय वस्तु के कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ लिखे हुए हैं। लोका देना, उछालना, रह रह, रुक रुक, गेसुओं, बालों, पिन्हाती, पहनाती, निर्मल, स्वच्छ, घुटनियों, घुटना। यहाँ यह सिर्फ सौंदर्य के लिए मैंने शीर्षक लिखे हुए हैं। पहले आप इसकी व्याख्या को, इस विषय वस्तु की व्याख्या को समझेंगे, और व्याख्या बताने से पहले के टॉपिक संदर्भ, प्रसंग, और तब व्याख्या आएगी। संदर्भ प्रस्तुतकर्ता हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्यखंड से रुबाइयाँ नामक पाठ से ली गई है। इसके रचनाकार फिराक गोरखपुरी। फिर प्रसंग में कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने माँ और पुत्र के बीच के संवाद का वर्णन किया है। कविता पढ़ रही हूँ, फिर उसके बाद उसकी व्याख्या समझाती हूँ। आंगन में लिए चाँद के टुकड़े को खड़ी है, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो रोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, नहलाते छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। एक माँ और एक बच्चे, एक बेटे का वर्णन कवि ने इस कविता में किया है। कह रहे हैं कवि कि आंगन में लिए चाँद के टुकड़े को खड़ी है, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। एक कोई माँ अपने घर के आंगन में अपने पुत्र अर्थात चाँद के टुकड़े को, यहाँ उपमा अलंकार दिया गया है, चाँद के टुकड़े यानी चाँद के समान अपने पुत्र को लेकर के, बच्चे को लेकर के आंगन में खड़ी है, और वह बार बार उसे अपने हाथों से पकड़कर अपनी गोदी में भरती है। रह रह के हवा में जो रोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। जब वह अपने बच्चे को, माँ के लिए है, जब वह माँ अपने बच्चे को दोनों हाथों से पकड़कर हवा में ऊपर की ओर उछालती है, तो वह बच्चा खिलखिलाते हुए जब हंसता है तो उसकी हंसी पूरे आंगन में गुंजायमान होती है। दूसरी रुबाई है, नहला के छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके। अब माँ ने अपने बच्चे को स्वच्छ निर्मल जल से नहला दिया, और नहलाने से पहले उसने जल को अर्थात पानी को, यह विशुद्ध हिंदी शब्द है, खूब हिला डुला लिया, और उसको स्वच्छ जल से नहला धुला करके उसके बालों को सुलझा के उसमें कंघी कर दिया अर्थात बाल बना दिए। किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। बच्चे को नहला धुला कर जब माँ उसके शरीर को पोंछकर अपने घुटनों पर उसे बैठाती है, घुटनों पर उसे लेती है, तो वह घुटनों में रखकर बच्चे को कपड़े पहनाती है। माँ और बेटे एकदम आमने सामने होते हैं, बच्चा
बच्चा छोटा सा है तो कपड़े पहनाती हुई माँ को बच्चा बहुत प्रेम से देखता है, इतने प्रेम से देखता है कि कवि फिराक गोरखपुरी को काव्य रचना की प्रेरणा मिलती है। अब यहाँ आप लोगों ने इसकी व्याख्या समझी। साथ में अब इसका शिल्प सौंदर्य देखना है। शिल्प सौंदर्य जिसको काव्य सौंदर्य या काव्यगत विशेषताएं या साहित्यिक विशेषताएं भी कहते हैं। यह काव्यगत विशेषताएं काव्य सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य दो प्रकार का होता है। एक तो होता है कला सौंदर्य और दूसरा होता है भाव सौंदर्य। यहाँ मैंने कला सौंदर्य के टॉपिक लिखे हुए, शीर्षक लिखे हुए हैं। कला सौंदर्य इसमें भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार, बिंब विधान, काव्य गुण। सबसे पहले भाषा। उर्दू के साहित्यकार हैं तो इनकी इस विषय वस्तु में हिंदी के साथ साथ उर्दू का सार्थक उपयोग हुआ ही है और साथ में लोक भाषा के शब्द भी आए हुए हैं। यहाँ तो लोक भाषा का एक शब्द क्या वाक्य पूरा आया है, हवा में रह रह के लोका देती है। फिर है उसके बाद शैली। शैली प्रवाहमयी है और साथ ही साथ में चित्रात्मक शैली भी है। अगला है रस, यानी काव्य को पढ़कर मन में जो अनुभूति होती है उसको संबंधित काव्य का रस कहते हैं। तो यहाँ माँ और बेटे का संवाद है, उस संवाद को सुन करके मन में वात्सल्य रस का प्रभाव पड़ रहा है, तो यहाँ वात्सल्य रस कहा जाएगा। छंद है रुबाइया, शीर्षक की कविता का रुबाइया है तो रुबाइया इसका छंद हो गया। अलंकार, कविता में जहाँ वर्णों की आवृत्ति हुई है, वर्णों की आवृत्ति हुई है वहाँ अनुप्रास अलंकार, और जहाँ शब्दों की आवृत्ति हुई है, समान अर्थ भी उनका है और साथ में योजक चिन्ह है, जैसे रह रह, छलके छलके, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। और सबसे पहली वाली पंक्ति में उपमा अलंकार है, क्योंकि बच्चे को चांद की उपमा दे दी है। कोई भी माँ आकाश के चंद्रमा को अपने हाथ में लेके खड़ी नहीं रह सकती, माँ क्या कोई भी नहीं रह सकता है, तो इसलिए यहाँ बच्चे की उपमा चांद से कर दी। उसके बाद इतने अलंकार के बाद आया बिंब विधान। तो कविता में बिंब विधान निरूपित इसलिए है जब हम यह कल्पना करते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेके कैसी खड़ी होगी या अपने बच्चे को कैसे नहला धुला रही होगी, तो एक प्रकार से हमारा दृश्य बिंब विधान बन गया। फिर है काव्य गुण। काव्य में 3 गुण होते हैं, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण। अब यहाँ पर माधुर्य गुण है क्योंकि यहाँ पर वात्सल्य रस है, माँ और पुत्र के प्रेम का प्रकटीकरण किया गया है। यहाँ फिर अगला आएगा 8वां शब्द शक्ति। ऐसे ही शब्द शक्तियां भी 3 प्रकार की होती है। यहाँ पर अभी अगला शब्द शक्ति आई है। अब शब्द शक्तियां हो गई, इसमें से अभिधा शब्द शक्ति, काव्य गुण हो गया, यहाँ माधुर्य और बिंब विधान, दृश्य बिंब विधान, अलंकार है, अनुप्रास भी है, उपमा भी है, पुनरुक्ति प्रकाश भी है, छंद रुबाई है, रस वात्सल्य है, शैली प्रवाह भी है और साथ में चित्रात्मक भी है। भाषा उर्दू के साथ साथ हिंदी तथा हिंदी से संबंधित देशज शब्द भी इस भाषा में प्रयोग हुए हैं। यह इसका कला सौंदर्य हो गया। अब भाव सौंदर्य है,
प्रसंग से मिलता जुलता है और उससे एक दो लाइन आप बढ़ा सकते हैं। कविता में कवि ने एक माँ को अपने पुत्र से या अपने नन्हे बेटे से दुलार या प्रेम करते हुए प्रदर्शित किया है। वह अपने बच्चे को स्वच्छ निर्मल जल से नहला धुला करके, बालों को सवार करके, अपने गोद में उसे उठा करके आंगन में खड़ी है और बार बार उसे हवा में धोखा देते हुए या हवा में झुलाते हुए उससे प्रेम प्रदर्शित करती है।